नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। 8 बजे की 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप, जिसमें पहली खबर मिस इंडिया पर राहुल गांधी का बयान और उस पर हो रही सियासत की करेंगे चर्चा। इस पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दूसरी खबर कोलकाता रेप कांड में आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की है, जिस पर क्या कुछ निकला ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे देश के मानसून की, जहां कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। इसमें कई जगहों पर आफत देखने को भी मिली। आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के टिड्डियों की, जो कि इस बार बॉर्डर पार नहीं कर सकेंगी। खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए सबसे पहली खबर करते हैं राहुल गांधी के बयान की बात, जहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि मिस इंडिया के कंपटीशन में दलित ओबीसी की महिलाएं नहीं रहीं। वहीं इस पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं की कमी वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। रिजिजू ने कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बाल बुद्धि की दिक्कत नहीं है, जो लोग उनकी जय जयकार करते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 24 अगस्त को प्रयागराज में कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी कम्युनिटी की महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया है। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90 लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। राहुल के बयान पर रिजिजू ने कहा कि बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए तो अच्छी है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं। सरकार मिस इंडिया को सिलेक्ट नहीं करती। सरकार ओलंपिक के एथलीट्स और फिल्मों के एक्टर्स को भी नहीं चुनती। और मगर उसकी जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक स्टेट सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे। और 50% का जो बैरियर है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रैंकली बोलूं तो इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। ये दो चीजें मैंने कही हैं। और मगर उसके बाद मैंने आज तक सुनिए आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुना और इसको लेकर लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉरपोरेट, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में दलित नहीं है। मिस इंडिया को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और इसको लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ी, एक्टर या मिस इंडिया को सरकार नहीं चुनती। 90 लोग सिस्टम से बाहर हैं, ये कहा राहुल गांधी ने राहुल के बयान पर। अब रिजिजू ने बयानबाजी की और कहा कि बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक ना उड़ाएं। और इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत है इंडिया हेड में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी पाठक जी, जो हम बयान सुन रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी, जो कि एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि खिलाड़ी, एक्टर, मिस इंडिया, ये तमाम जो जगह यहाँ पर ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। क्या कहेंगे? हालांकि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कटाक्ष किया गया है। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने लिखा था रश्मि रथी में कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जी, अगर इन चीजों में चाहे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई अभी तक सेक्रेटरी लेवल पे ओबीसी, एसटी नहीं पहुंचा, तो उनके नाना जी की देन है। जवाहरलाल नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बन गए। देश जब आजाद हुआ तो हर वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? जी। बीजेपी तो आज पूरा अगर मिला ले, आज 75-77 वर्ष आजादी के हो गए, बीजेपी 20 साल शासन की, अगर सब कुछ मिला ले जी, लेकिन इतने दिनों तक तो कांग्रेस पार्टी का शासन था। बिल्कुल। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी 3 टर्म में प्रधानमंत्री बने थे कि नहीं भारत वर्ष के? जी, उसमें अगर सामाजिक संरचना ये किया होता
समरसता होती, हर वर्ग को ऊपर उठाया गया होता, तो क्या आज ये हालत होती? जी, और और बिल्कुल कहते वो हैं जिस ना, जब सेक्टर की आदमी- वो बात कर रहे हैं वो सरकार द्वारा नहीं चुनी जाती, और कहीं ना कहीं इसको लेकर राहुल गांधी का अब कई तरीके से मजाक भी बनाया जा रहा है कि जिस तरीके में आप बात कर रहे हैं, आप संविधान की सम्मान और रक्षा कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से चयन होता है, कौन सी संस्थाएं ये चयन करती हैं, पहले उसका भी पता कर लें। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना। देखिए, राहुल गांधी क्या हो गया है, बौखला गया है जी, इतना। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग आने के बाद और ये सारा कुछ प्रपंच रचने के बाद वो कांग्रेस इंडिया लाइन सत्ता में नहीं आ पाई। जी, तो एन केन प्रकारेण कुछ भी अल्लबल बोल रहा है। मुझे आप ये बताइए, राहुल जी से आप पूछिए, माननीय जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पूछा था जी। कि अगर आपका राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसमें कितने दलित, कितने ओबीसी, कितने एसटी, कितने एससी को आपने जगह दे रखी है। बिल्कुल। उसी तरह एक और इनका फाउंडेशन है, राजीव गांधी ट्रस्ट है, उसमें कितने दलित, एससी, एसटी, ओबीसी है। पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड है ये। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उसके जो प्रवक्ता है पूरी जो उनकी लॉबी है, क्या उसमें से एक ने ये जवाब दिया, देश के सामने ये चीज लेके आए? देखिए, ये केवल और केवल हिंदू समाज को कांग्रेस पार्टी की स्थापना बिल्कुल, कहीं ना किसने कहीं की? जाति के नाम पर लगातार जो एक राजनीति की जा रही है, हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति खोजी जा रही है, और कुल मिलाकर बरगलाया जा रहा है समाज को कि यहाँ पर मिस इंडिया में जो ओबीसी की महिलाएं नहीं है, दलित महिलाएं नहीं है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये किन प्रकारेण सिर्फ मुद्दा बनाना है। वही तो मैंने भी वही कह रहा हूं कि आप एक चीज मुझे बता दीजिए ना कि राहुल गांधी के परिवार में मुस्लिम भी है, पारसी भी है, जी। सिख भी है, क्यों नहीं दलित, एसटी, एससी, ओबीसी है? राहुल गांधी 54 साल के युवा कहते हैं ना, और कुछ उड़ती उड़ती खबर आती है कि उनकी बेल्जियम की लड़की से शादी भी हो रखी है, ब्रिटिश नागरिकता भी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ जो होम मिनिस्ट्री है उसमें केस फाइल कर रखा है, हाईकोर्ट में दे रखा है। राहुल गांधी इस पे आज तक बोला। दूसरी बात, मुझे बस एक चीज पूछना है, आपके हमके अगर ये जातिगत जनगणना होती है बिहार में हुई, तो हर घर का खटखट करके उनके यहाँ से पूछा गया कि आपकी जाति कौन सी है, आपके परिवार में कितने लोग हैं? राहुल गांधी बिल्कुल, से 70 से अधिक दशक हुए हैं देश को आजाद हुए, एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उस समय आपने क्या किया, जरा इस पर भी नजर दौड़ाइए। बहुत अच्छी बात पाठक जी आपने की, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्वेश्वर पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े, और देखिए किस मुद्दे पर बात हो रही है उसको लेकर एक एनालिसिस तो कर लेते। रिजिजू जी ने साफ कहा कि राष्ट्रपति आदिवासी, प्रधानमंत्री ओबीसी, और राहुल को यह नहीं दिखता कि किस सेक्टर में कौन है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उन्होंने कहा है कि समुदायों का मजाक ना उड़ाएं, जो सरकार मिस इंडिया को सिलेक्ट नहीं करती, सरकार ओलंपिक के एथलीट्स और फिल्मों के एक्टर्स को नहीं चुनती। तो एक बार फिर सोचने की आवश्यकता है राहुल गांधी को, ये तमाम सवाल। चलिए, और अब बड़ी खबर की बात करेंगे, कोलकाता रेप केस से जुड़ी हुई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स 25 अगस्त को प्रेसिडेंसी जेल पहुंचे, जहां संजय को बंद रखा है। मेंबर्स ने दोपहर तकरीबन 12:30 बजे से 3:30 बजे तक संजय से कई सवाल किए। एक दिन पहले 24 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर्स और 1 वॉलंटियर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। सीबीआई ने संदीप घोष के घर पर भी छापा मारा। एजेंसी ने घोष और उनके जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर भी तलाशी ली है। सीबीआई के लगभग 7 अधिकारी सुबह 8 बजे से घोष के उस बेलिया घाटा आवास पर पूछताछ करने पहुंचे। सीबीआई टीम सुबह जब घोष के घर पहुंची तो परिवार वालों ने 1 घंटे 15 मिनट तक दरवाजा तक नहीं खोला था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनकी बॉडी मिली थी, और इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अब तक गिरफ्तार किया गया है। तो इसी पर तमाम जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत जी, लगातार इस मामले को देखिए 9 अगस्त से और आज जो है 25 अगस्त हो गया है, लगातार एक लंबा प्रदर्शन और न्याय की गुहार लगाते हुए डॉक्टर्स और तमाम जनता नजर आई। अब पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, क्योंकि जो आरोपी है उसके जो मानसिक क्या स्तर है, किस तरीके का, क्योंकि एक महिला के साथ इस तरीके से बर्बरतापूर्ण जो कार्य किया है रेप और मर्डर का, तो पॉलीग्राफ टेस्ट अब हो चुका
है। अब ये गुहार लगाई जा रही है, न्याय देखा जा रहा है कि हालांकि मेडिकल कॉलेज को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज पॉलीग्राफी के बाद क्या कुछ स्पष्ट हुआ? हाँ, देखिए सुनीता जी, जैसा कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तमाम पूरे देश भर में इस घटना के बाद से गुस्सा है। खासकर डॉक्टर्स में अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार नाराजगी बनी हुई है और तमाम संगठन और जो भी हैं वो काफी गुस्से में है। और इसी बीच से जो आरोपी है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया है जी। जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि 8 और 9 अगस्त को हुए रेप और मर्डर को लेकर घोष ने जो भी अपने बयान दिए थे उन बयानों में कितनी सच्चाई है, कितना वो सच, कितना झूठ बोल रहा है, उसी को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए ये पॉलीग्राफी टेस्ट की गई है। और जिसमें अभी हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया है कि क्या कुछ निकल कर सामने आया है जी। लेकिन अभी तक उसकी आज 3 घंटे करीब पॉलीग्राफी टेस्ट हुई है और इसमें अभी कल भी ये होना है। इसके लिए अभी तक पूरा मामला पूरा उसने बयान क्या दिया है ये पूरा खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार इस मामले में पूछताछ भी जारी है। संदीप घोष को के लेकर भी जानकारी आई, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सुबह 7 अधिकारी पहुंचे थे घोष के ठिकानों पर, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और करीब 1 घंटे 15 मिनट तक दरवाजा ही नहीं खोला जब सीबीआई टीम वहां पहुंची थी। तो तमाम तरह के ये जो मामले हैं, ये जो मामला है काफी इसमें तूल पकड़ा हुआ है और मेन पॉलीग्राफी टेस्ट और इस टेस्ट में क्या कुछ अभी निकल कर आया है ये अभी तक सीबीआई अधिकारियों ने भी खुलकर बताया नहीं, क्योंकि कल भी शायद इसका टेस्ट जो है आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनंत जी, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जब साक्ष्य के आधार पर जो रिपोर्ट उनको पेश की गई वो भी अभी उनके संज्ञान में है और उसे भी रिवील नहीं किया है, उसको भी सामने नहीं लाया है। और अब जो साक्ष्य है जो इकट्ठे किए गए हैं, जो आरोपी है उसके मेंटल कंडीशन से लेकर तमाम उसके जो हाव भाव है उसको लेकर पूरा पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी तमाम साक्ष्यों को गुप्त रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख बेहद कड़ा है, स्वतः संज्ञान लिया, सरकार से लेकर पुलिस तक और पुलिस से लेकर सीबीआई तक किसी पर भी भरोसा इसमें नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा कर एक साथ इसमें जो है एक्शन लिया जाएगा और जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी तल्खी दिखाई है, काफी तल्ख टिप्पणी की है। न केवल ममता सरकार बल्कि जो पुलिस ने जो किया है वहां पर पुलिस पर वहां के सीबीआई तक ने कहा था कि ऐसी घोर लापरवाही उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं देखी। जिस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिस तरह से जो क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, उससे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज भी रहा। साथ ही सीबीआई ने भी कई सवाल उठाए हैं। पुलिस की जो भूमिका संदिग्ध पाई गई है, इसीलिए पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया था और पूरा मामला बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि जिस तरह की ये घटना है उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में उबाल है, गुस्से का पूरा उबाल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले का और सीबीआई भी पूरे एक्शन और एक्टिव मोड में है। अब जल्द ही इसमें, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो रहा है, तो काफी कुछ इसमें अभी निकलकर सामने आना बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में संदीप घोष की टीम में रहे देवाशीष सोप, संजय वशिष्ठ के घर पर भी छापे मारे गए और साथ ही जो आरोपी है संजय रॉय उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। अब निकल कर सामने आएगा इस पूरे मामले में क्या कुछ और किस तरीके से, किस मंशा के तहत यह हत्या की गई। और बात करेंगे, देश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और क्षिप्रा उफान पर है। उज्जैन में कई घाट और मंदिर क्षिप्रा नदी में डूब चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर बारिश की बात करें तो 73 सड़कें वहां पर बंद हैं और इनमें से 35 शिमला में, 20 मंडी में, 9 कांगड़ा में, 6 कुल्लू में और 2 किन्नौर में है और 1 ऊना जिले में बंद है। इधर यूपी के बलिया में सरयू नदी में पीपा पुल बह चुका है। लखीमपुर खीरी में नाले में 2 युवक डूब गए और इससे 1 की मौत भी हो गई है। आज राजस्थान के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी घोषित किया गया। तो लगातार मौसम का आपको हाल बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में अलग अलग हाल है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 21 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हो चुकी है और प्रदेश की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां नर्मदा और क्षिप्रा उफान पर हैं। उज्जैन में कई घाट और मंदिर नदी में डूब चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के चलते 73 सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो लगातार मौसम का कहर देखा जा रहा है। सड़कें देखिए, जहां पर सड़कें भी लबालब भरी हुई हैं। आवाजाही में भी तमाम इलाकों में दिक्कतें हो रही हैं। जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड है, वहां पर भी प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है।
तो मौसम के मिजाज इन दिनों काफी आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश का दौर जारी है और कई इलाके जो कि निचले इलाके हैं जलमग्न हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम देश के जो इलाके हैं वहां पर बारिश का दौर जारी है। और साथ ही असम, त्रिपुरा में आप देख ही रहे हैं असम बाढ़ का दौर है। तो वहीं हिमाचल के तमाम पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरों के चलते 73 सड़कों को बंद कर दिया गया है, जिसमें शिमला में 35 सड़कें बंद हैं, मंडी में 20 सड़कें, 9 कांगड़ा की, 6 कुल्लू की। तो जो भी पर्यटक इलाके हैं वहां पर भी सड़कों को बंद किया गया है लैंडस्लाइड के डर से और प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। तो मौसम के हालातों को देखते हुए सरकार ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और चलिए अब बात करेंगे, इस बार टिड्डियां राजस्थान नहीं आएंगी। जी हाँ, माना जा रहा है कि पाकिस्तान की हवाएं ईरान की दिशा में चल रही है और वजह यही है कि टिड्डी दलों का जो खतरा है वो अब ना के बराबर हो गया है। टिड्डी नियंत्रण विभाग ने बॉर्डर इलाकों में सर्वे भी कराया था और इसी सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद विभाग के साथ ही किसानों ने भी अब राहत की सांस ली है। किसानों की फसलों को पल भर में चट कर जाने वाली ये टिड्डियां पाकिस्तान की ओर से आती थी। 6 देशों से उड़कर आने वाली टिड्डियों की संख्या लाखों में होती थी। एक बार फिर ये किसी खेत में अगर फसलों पर बैठ जाएं तो पूरा का पूरा खेत नष्ट करके ही ये दम लेती हैं। बारिश के समय में आने वाली टिड्डियां पश्चिमी राजस्थान में लाखों टन धान की फसल नष्ट कर देती हैं। इधर किसानों के चेहरे पर अब भी टिड्डियों का भय साफ नजर आ रहा है। इन दिनों कई जगहों पर टिड्डी की तरह दिखने वाली अन्य प्रजाति के ग्रॉस हॉपर भी नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कृषि विशेषज्ञ राहुल राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, जो भय लगातार टिड्डियों का किसानों के चेहरे पर दिखता था, इस बार ये कहा जा रहा है कि उससे राहत मिल सकती है क्योंकि जो हवाओं का जो नियंत्रण है वो इस तरफ ईरान की तरफ नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे, इससे लेकर कितनी राहत मिल सकती है किसानों को? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर ये खबर जो आप बता रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो किसानों की फसलों में जो लाभ होना चाहिए, जो टिड्डी प्रकोप से जो क्षेत्र हर साल पूरे देश में जो राजस्थान साइड से जो टिड्डी आते हैं जी, उनसे जो प्रभावित रहते हैं उनमें राहत होगी और फसलों का जो नुकसान कमोवेश हर वर्ष होता है जी, उसमें इजाफा होने के बजाय उसमें गिरावट आएगी। तो किसान का जो मुनाफा हर बार इस प्रकार कीट पतंगों में साथ जिस प्रकार टिड्डी भी उसका नुकसान करते हैं वो बचेगा, तो जाहिर सी बात है किसान राहत की सांस लेगा। बिल्कुल। अगर राहुल राज जी बात की जाए, टिड्डी नियंत्रण विभाग जो कि लगातार इस पर एक नजर बनाए हुए रहता है क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में टिड्डियों का प्रकोप, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा जहां पर पूरी की पूरी जो खेत की फसलें हैं वो चौपट हो गई। किसानों को कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी दुख और भय होता है। इस बार भी देख रहे हैं तो कुछ किसानों जिनको ये पता नहीं है कि अगर ऐसा होगा या नहीं होगा, तो किसान डर में तो हैं, लेकिन जो विभाग बनाया गया है टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए, वो साफ तौर पर ये एक इशारा जरूर दे रहा है कि इस बार आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी कृषि विभाग से आप लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए रखे होंगे, तो क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कितना असर इसमें नजर आएगा किसानों को लेकर? देखिए, ऐसा है, किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है जी, और तकनीकी जो भी कारण होते हैं, वो कृषि विभाग एक बड़ा विभाग है, उसमें कई प्रकार के पहलू होते हैं जी। अब विभाग की रिपोर्ट आती है, किसान उसे स्वीकारता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो यथा सत्य है कि कब टिड्डी आएंगे नहीं आएंगे, वो जो भी हवाओं का रुख है, क्योंकि ये जियोलॉजिकल साइंस है, हवाएं बदलती भी रहती हैं और मौसम विभाग की जानकारी कई बार फेल हो जाती है। जब हमें जानकारी होती है कि पानी आएगा नहीं आता है, पानी की आवश्यकता होती नहीं आ पाता, तो ये साइंटिफिक चीजें हैं, इसमें किसी का नियंत्रण नहीं है। हवाओं के रुख पर भी कोई राहुल जी, हवाओं के नियंत्रण के लिए तो कहा जा रहा है कि इस बार जो हवाएं हैं वो ईरान की दिशा में चल रही है, लेकिन टिड्डियों के लिए कृषि विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश या फिर बचाव के लिए क्या कुछ तैयारियां होती हैं? टिड्डियों का प्रकोप अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से होता है। जो उस तरफ से टिड्डी आते हैं उसमें जयपुर का पिछली बार हमने देखा था खासा नुकसान हुआ, उस तरफ के किसानों का दिल्ली बेल्ट का, फिर मध्य प्रदेश से मुरैना वाला जो बेल्ट है, तो देखिए जो क्षेत्र उससे प्रभावित होते हैं,
हर जगह अलग अलग समस्या है, कहीं टिड्डी की समस्या है तो कहीं जंगली जानवरों की समस्या है, जी। कहीं कीट पतंगों की समस्या है। तो विभाग अपना काम करते हैं और किसान यही उम्मीद करता है कि हर विभाग किसान को पहले से, जैसे आपने आज ये जानकारी बताई है कि टिड्डी नियंत्रण विभाग ने ये जानकारी दी, इसी प्रकार हर विभाग अगर समय से अपनी जानकारियां किसानों को देता रहे, बिल्कुल। जिससे किसानों को लाभ हो, तो किसान का निश्चित रूप से फायदा होगा। बिल्कुल, तो सही अगर ये जानकारी बिल्कुल विभाग द्वारा दी गई है और किसानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया राहुल राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि विशेषज्ञ राहुल राज जी हमारे साथ जुड़े और तमाम जो किसान है उनके लिए कहीं ना कहीं ये खबर कहीं ना कहीं खुशी की खबर है, क्योंकि अब जो टिड्डियां हर साल प्रकोप बरपाती थी, पूरे के पूरे खेत पर टिड्डियां चट कर जाती थी, तो अब कहीं ना कहीं उससे राहत मिलेगी और अब टिड्डियां राजस्थान नहीं आएंगी। पाकिस्तान की जो हवाएं हैं वो ईरान की दिशा में चल रही हैं। 8 बजे की 4 खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया अहिट के साथ।